नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इन हिंदी के टॉप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आता है और हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी साथियों तक पहुंचा देना जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में 37 में से कम 30 प्लस स्कोर तो हर हाल में करना ही चाहता है। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 39 क्वेश्चन पे है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी औद्योगिकरण किस तरह का लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के तरह है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है आपके सामने कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो कौन सा है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। तो इसका सही संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास। कौन सा उत प्लस श्वास, ये उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इनमें से बताइएगा तपोवन में कौन सी संधि है। तो तपोवन में जो संधि है वो संधि है विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइएगा प्रत्युन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है प्रति। कौन प्रति उपसर्ग है प्रत्युन्नति में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है आपके सामने कि निम्न में से किस शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है धन्यक में। और धन्यक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसमें लगा है इक प्रत्यय। तो 43 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 है आपके सामने कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इनमें से बताइएगा कि एक रूढ़ शब्द कौन सा है। तो लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। तो 44 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। प्रश्न नंबर 45 है आपके सामने कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो कौन से शब्द हैं जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। तो वो है तत्सम शब्द संस्कृत के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है आपके सामने कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो बताइएगा पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य इसमें समास है द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो इनमें से कौन से वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में बताइएगा। तो उसने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो कौन सा हो जाएगा उत्कर्ष का विशेषण। तो उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा उत्कृष्ट।
कौन सा उत्कृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो बताइएगा दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो दही अच्छा होता है क्या, दही अच्छा, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। पृष्ठ नंबर 50 है आपके सामने कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइएगा, यानी आपको बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है वो बताना है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ नंबर 51 है आपके सामने कि कौन सा शब्द बहुवचन है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है बहुवचन है। तो प्राण और प्राण ये बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ नंबर 52 है आपके सामने कि समुद्र मंथन करना का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, समुद्र मंथन करना। तो चार विकल्प आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। तो 52 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृष्ठ नंबर 53 है आपके सामने कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है प्रसून का पर्यायवाची शब्द। तो प्रसून का पर्यायवाची है पुष्प। कौन सा है, पुष्प है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ नंबर 54 है आपके सामने कि मंद का विलोम शब्द है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा मंद का विलोम शब्द। तो मंद का विलोम शब्द हो जाएगा दुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग शीघ्र भी सोच रहे होंगे, लेकिन क्योंकि शीघ्र नहीं होगा यहाँ पर, अगर मंद का तेज होता है ना तो सही मान लेते, लेकिन जो दुत्र है वही तेज का अर्थ होता है। निर्देश दिया गया पृष्ठ संख्या 55-56 के लिए कि निम्नलिखित पृष्ठों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से एक शब्द बचाना है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जहाँ पहुँचा ना जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगब। क्या, अगब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि दुर्गम, तो दुर्गम का अर्थ होता है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है। पृष्ठ नंबर 56 है आपके सामने कि जो बहुत बातें करता हो, तो इसे क्या कहते हैं कि जो बहुत बातें करता हो, तो उसे हम कहते हैं बहुभाषी। क्या, बहुभाषी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया पृष्ठ संख्या 57-58 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पृष्ठ संख्या 57 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों पर विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए डॉट डॉट खोलते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान सही अर्थ प्रदान करेगा। तो ज्यों ज्यों व्यक्ति के अनुभवों पर विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्षितिज, तो अब क्षितिज का अर्थ होता है द्वार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्षितिज खुलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 58 है आपके सामने कि वैज्ञानिकों ने अब जीवों में डॉट डॉट गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो कौन सा यहाँ पर रिक्त स्थान सही अर्थ प्रदान करेगा। तो वैज्ञानिकों ने अब जीवों में आनुवंशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्रदान कर ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 59 है आपके सामने की राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यह कौन सा वाक्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है। तो राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। इसमें है मिश्र वाक्य। कैसा, ये एक मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ नंबर 60 है आपके सामने की निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो हमें बताना है कि पृष्ठ संख्या 60 में कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो बताइएगा। तो सीता का चरित्र अच्छा है, तो ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सभी लोग होगा सीता की चरित्र अच्छी है, तो यहाँ पर चरित्र के साथ अच्छी रहेगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है तो सब लोग सोचेंगे अच्छी भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि चरित्र के हिसाब से ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि रीढ़ टूटना का अर्थ है, तो कौन सा है रीढ़ टूटना का अर्थ? तो निराश हो जाना। क्या? निराश हो जाना, ये रीढ़ टूटना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 62 है आपके सामने कि शैतान की आंत का अर्थ है, तो कौन सा है शैतान की आंत का अर्थ? तो ये है बहुत लंबी वस्तु। क्या? बहुत लंबी वस्तु, ये शैतान की आंत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 63 है आपके सामने की अति मलिन ब्रजभानु कुमारी अधोमुख रहत उर्द नहीं चित्तवती ज्यों गत हारे थकित ज्वारी छूटे चिरहु बदन कुमलानो ज्यों लली हेमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 63 है इसमें कौन सा है, तो इसमें ये विप्लव अलंकार विप्लव श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल कट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो बताइएगा कि इनमें कौन सा रस है। तो ये है इसमें बरवा छंद है, तो रस नहीं छंद पूछा गया है। तो जो 64 क्वेश्चन है इसमें छंद है बरवा छंद, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर होता है विभावना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो इस पंक्ति के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने की भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो कौन से राज्य का गठन हुआ था भाषा के आधार पर? ये तो आपको सभी को पता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो किसकी कृति है जन्मेजय का नाग यज्ञ? तो ये कृति है जयशंकर प्रसाद। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है आपके सामने की वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो 1955 में गठित हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों आज का ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने की क्वेश्चन पढ़ते हैं, माफ़ी चाहता हूँ गलत पढ़ दिया है कि चातक सुबाती की बूंद का प्यासा होता है रेखा के शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो सुबती है ये किस तरह से लिखा जाता है सही बताना है। तो सुवाती ये लिखा जाता है सही स्वाति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।